हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, इतिहास की किताबों में हमने देखा पढ़ा जाना कि शुरुआत में जापान कितना आक्रांता देश था, कितने सारे हमलों के पीछे, कितने प्रकार की लड़ाइयों के पीछे जापान था। लेकिन नागासाकी हिरोशिमा के बाद कहीं ना कहीं जापान ने एक अलग रुख अपनाया और आज विश्व में अगर शांति के प्रतिमान कुछ देशों की बात की जाए तो जापान उसमें हमेशा से गिना जाता है। जापान एक कारण से और हमेशा चर्चा में रहा कि वो अपने पड़ोसियों के साथ बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा से रहता आया है, चाहे देश के भीतर की बात की जाए, देश के बाहर। हाल ही में जो जापान की नई प्रधानमंत्री थी, उनका एक बयान है, उस बयान के कारण कहीं ना कहीं चीन और जापान के बीच में एक तनाव देखने को मिल रहा है। यूं तो चीन और जापान के बीच में एक प्रकार का अनकहा सा एक नियम चल रहा था कि तुम भाई अपना देखो, हम अपना देखें। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ 15, 20, 25 दिनों से स्थितियां थोड़ी गंभीर हैं, थोड़े अलग दिशा में हैं। ये जो आर्टिकल है द हिंदू का एडिटोरियल, ये बात करता है कि जो चीन और जापान की बीच में टेंशन बढ़ी है, हम इस पे ही डिस्कशन करेंगे, सभी पहलुओं पे बात करेंगे। क्या क्या कारण है, ऐतिहासिक कारण भी, वर्तमान कारण भी, निहितार्थ क्या है जापान के लिए, चीन के लिए और भारत के लिए क्या है, इन सब पे हम लोग बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों पहले चीन और जापान के बीच जो तनाव है ये गंभीर कूटनीतिक संकट के रूप ले चुका है। अब मैंने अभी जो बयान की बात की, बयान पे भी आऊंगा कि बयान में कहा क्या गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूर्वी एशिया की बात की जाए, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर पूर्वी एशिया की बात की जाए तो हम हमेशा देखते हैं कि जो जापान हमेशा एंकर स्थिति में रहा है, आसपास के देश हमेशा से शांत रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जापान की कुछ सीमाएं 100 से 110 किलोमीटर दूर हैं, किससे? ताइवान से। और ताइवान पे हमेशा जो चीन है अपना हक बताता आया है। इनफैक्ट अमेरिका जैसे देश ने समय समय पे से एक्सेप्ट भी किया है। अब जापान का यह कहना है कि अगर चीन एग्रेशन दिखाता है ताइवान पे तो वो एक प्रकार से जापान पे हमला होगा और हम इसे नहीं सहेंगे। अब इस दिशा में क्यों गए, क्या नहीं गए, राष्ट्रवाद क्या कहता है वहां पे भी राष्ट्रवाद है क्या, इन सब पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। बस इतना बताता चलूं, सारी बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सारे इस टेलीग्राम चैनल पे होंगे मेरे। ये मेरा चैनल है यूपीएससी बाय विकास सिंह, स्कैन करके जुड़ जाइए। दिस इज माय इंस्टाग्राम चैनल, यू कैन स्कैन इट एंड ज्वाइन मी हियर आल्सो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो चर्चा में क्यों है, पहले घटनाक्रम देख लेते हैं, चर्चा में क्यों बताई दिया। 7 नवंबर 2025 को जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, आपने बड़ा सुना होगा, जो शिंजो आबे की बहुत ही क्लोज एसोसिएट और शिष्या रही, ठीक है, उन्होंने क्या है, उनका नाम है सनाए ताकाइची। थोड़ा सा नाम थोड़ा सा टफ हो जाता है कई बार, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं थोड़े अलग होते हैं। तो जो सनाए ताकाइची है, इन्होंने संसद में एक भाषण दिया। उन्होंने क्या कहा कि यदि चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो यह जापान के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि ताइवान के खिलाफ युद्धपोतों और सैन्य बल का उपयोग होता है तो यह जापान के लिए जीवन रक्षा स्थिति यानी कि सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकती है। क्यों? क्योंकि जापान और ताइवान एक पास काफी क्लोज हैं। तो अगर ताइवान पे हमला होता है तो जापान की गर्दन तक या जापान के बाउंड्री तक पहुंचने में चीन को समय नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं जो जापान है इसी के कारण सशंकित है, या शायद इस पे राजनीति हो रही है। ठीक है, यह पहली बार था जब किसी कार्यरत जापानी प्रधानमंत्री ने ताइवान संकट को जापान से जोड़ा। इसके पहले कभी जापान हमेशा से न्यूट्रल रहता था, ज्यादा से ज्यादा वो यूएस या कोरिया पे कुछ विषय पे उसने बात कर दी, पर इस प्रकार के आक्रामक रवैया आप कम से कम जापान से एसोसिएट नहीं कर सकते आपस में। ठीक है, जापान के अस्तित्व से जोड़ते हुए इतना स्पष्ट बयान दिया। पहले जापान रणनीतिक अस्पष्टता यानी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की नीति अपनाता था, मतलब हो रहा है, हम देख रहे हैं पर हम उस पर कुछ बयान नहीं करेंगे। जो हमारे कानून की देवी की आंख पे पट्टी रहती है ना, तो वो तो एक तार्किक कारण है, रैशनल है उसके पीछे। इन्होंने क्या कहा कि तुम करो जो करो, हमारे पे नहीं आ रहा है, हम भी नहीं बोलेंगे और हमारा काम ही नहीं, हमारा काम कुछ और है, हम बड़ा काम करने आए हैं, इस प्रकार की चीजें। चीन की प्रतिक्रिया की थी, चीन ने इसे खतरनाक उकसावा बताया कि जानबूझ के आप ताइवान को उकसा रहे हो, जानबूझ के हमारे पास पड़ोस को उकसा रहे हो, आप ऐसे नहीं हो, आप क्यों हो गए ऐसा, है ना। तो तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने जापान के राजदूत को तलब किया, है ना। चीन ने अपने नागरिकों को जापान की यात्रा न करने की सलाह दी। अब आपको पता होना चाहिए कि जापान में जो यात्री आते हैं उनमें बड़ी संख्या चीन के लोगों की है, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। जापानी समुद्री उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया चीन ने, है ना। चीन नाराज था भाई, क्योंकि शुरुआत तो जापान की तरफ से हुई थी। पूर्वी चीन सागर में सेंकाकू और डियायू इसमें आएंगे द्वीपों पे आसपास तटरक्षक जहाजों की गश्त बढ़ा दी। जापान और चीन का थोड़ा ठेलम ठेल इसमें रहता था थोड़ा सा, है ना।
एक और है कि कूटनीतिक तीखापन ये रहा कि जो चीन के जो कौंसल है जनरल शुए जियान, इन्होंने एक पोस्ट की थी एक्स पे, वो बड़ी खतरनाक सी पोस्ट थी। उसके बाद टेंशन और बढ़ गए। दैट्स वाई जो द हिंदू का एडिटोरियल है आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो क्यों हुआ, पृष्ठभूमि और कारण क्या है, तो ऐतिहासिक संदर्भ थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। है क्या, अगर औपनिवेशिक स्तर पर देखें तो 1895 से 1945 तक ताइवान जापानी कब्जे में था, ठीक है। पहले ताइवान जापान के कब्जे में था, तो थोड़ा सा पुराना वो भाई भाई वाला ब्लड रिलेशन है ही, ठीक है। 1930 से 40 के दशक में जापान का चीन पर क्रूर आक्रमण और कब्जा था। जापान ने, जैसे अमेरिका, जैसे ब्रिटेन ने हद स्तर की तानाशाही दिखाई थी, हद स्तर का आक्रामकता दिखाई थी, वैसे जापान ने भी दिखाई थी, ठीक है। नानजिंग नरसंहार जैसी घटनाएं आज भी चीनी सामूहिक स्मृति में दर्ज हैं। चीन ने भूला नहीं है कि जापान जो पहले करता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद ताइवान चीन को वापस मिल गया, ठीक। तो पहले ताइवान जापान का हिस्सा था, ताइवान वापस चीन के पास चला गया। ये बात जापान को शायद पच गई हो उस समय, राष्ट्रवादी सरकार आई है तो उसे नहीं पच रही है ना। जैसे हम अखंड भारत की बात करते हैं तो कोई भी बात करेगा, जो पुराना हिस्सा है वो वापस लेना ही चाहेगा। ताइवान की जटिल स्थिति क्या है, 1949 में चीनी गृह युद्ध में हार के बाद, जिसे हम कहते हैं कि कुओमिंतांग, ठीक है, ताइवान चली गई, ठीक है। तब से ताइवान स्वशासित है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। और बहुत सारे वन चाइना पॉलिसी में ये भी है, ताइवान उसका चीनी ताइपे आपने देखा होगा, जो जब ओलंपिक में जाते हो तो नाम लिखा रहता है। वन चाइना पॉलिसी के तहत अधिकांश देश अमेरिका सहित मानते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का क्या रवैया है, भारत मानता है इसको कि नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए जरा इस बात को, ठीक है। तो अमेरिका तो मान लेता है भाई कि ठीक है ऐसा है। चलो क्यों हुआ, पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो समकालीन कारण क्या है, जापान की सुरक्षा चिंता है, जो कि वाजिब भी है। क्यों है आप देखिए इसको। ताइवान जापान के जो योनागुनी द्वीप है उससे केवल 110 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बड़े स्तर पे देशों की बाउंड्री के स्तर पे देखें तो 110 किलोमीटर ज्यादा नहीं है, आराम से चीन यहां तक पहुंच सकता है। अच्छा, ताइवान जल डबरू मध्य से जापान की आर्थिक जीवन की रेखा गुजरती है। हम अभी इस पर डिस्कशन करेंगे, क्या इस पर डिफरेंसेस आएंगे। चीन का जो बढ़ता सैन्य दबाव है और जापान के लिए एक प्रकार से खतरा भी है। कई बार खतरा नहीं भी होता है तो देश की सरकारें बता देती है, लेकिन है फिलहाल, ठीक है। 2015 का सुरक्षा कानून क्या है, जापान ने 2015 में सुरक्षा कानून पारित किया जो सामूहिक आत्मरक्षा यानी कि कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की अनुमति देता है। इसके तहत यदि किसी मित्र देश जैसे अमेरिका पर हमला होता है और वह जापान के अस्तित्व को खतरे में डालता है तो जापान सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो ताइवान है, जो कि शायद घोषित रूप से मित्र देश ना हो लेकिन बगल का ही देश है, अगर उस पर हमला होगा तो जापान उसको क्या मानेगा कि ये हम पे हमला है और आत्मरक्षा के रूप में हम हमला कर देंगे। तो जापान तो क्लियर कट है कि हम तलवारें लेके आ चुके हैं मैदान में, देखा जाएगा कि जोश कितना बाजुए कातिल में, ठीक है। चलो बात करें तो ताकाइची का राजनीतिक झुकाव क्या। ताकाइची मैंने बताया कि शिंजो आबे की शिष्या हैं और कट्टर राष्ट्रवादी हैं, ठीक है। आबे ने भी पद छोड़ने के बाद ही ऐसे बयान दिए थे, है ना, शिंजो आबे ने भी दिए थे। ताकाइची ने अक्टूबर 2025 में एपीईसी एपेक जिसे कहते हैं उसमें ताइवानी प्रतिनिधि से मुलाकात भी की थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी चीन को अखर रही थी हमेशा से। अमेरिकी चीन प्रतिद्वंदिता, हम सबको पता है कि अमेरिका जापान संधि सहयोगी हैं, मित्र हैं एक दूसरे के, है ना। ट्रंप प्रशासन की अनिश्चित विदेशी नीति से जापान भी चिंतित है कि किस दिन दुग्गल साहब किस दिशा में आगे बढ़ जाएं, इसकी भी दिक्कत है। चीन अमेरिका के बीच संभावित समझौते में जापान को बाहर रखे जाने का क्या है, डर भी है कि ऐसा ना हो कि चीन अमेरिका आपस में मिल जाए और जापान जो पुराना सहयोगी था उसको साइड कर दिया जाए, तो इस चीज का भी डर है, जो कि वाजिब है, ठीक है। चलिए सेनकाकू डियाओयू, थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टिंग है पर इसको क्या कहते हैं, डियाओयू द्वीप का विवाद क्या है। पूर्वी चीन सागर में स्थित निर्जन द्वीपों का समूह जिस पर जापान और चीन दोनों दावा करते हैं। जापान इन्हें सेनकाकू कहता है और चीन इसको डियाओयू कहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये विवाद तो बहुत पुराना ही है, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लास्ट ईयर शायद बनाया था उस पर। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पे है, संभावित तेल और गैस भंडार पास है, साउथ चाइना सी और बाकी चीजों की तो क्या ही बात करनी इस पे, है ना। दोनों देशों की राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रतीक बन गया है ये आइलैंड की लेकर रहेंगे, ठीक है, आजादी, ठीक है। दोनों ही जो देश हैं इस पे कर रहे हैं। कैसे प्रभावित करेगा थोड़ा सा देख लेते हैं, आर्थिक प्रभाव क्या होंगे। व्यापार संबंध की बात क्या है कि चीन जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $300 बिलियन से ज्यादा है। $300 बिलियन इज ए ह्यूज अमाउंट, ठीक है। चीन जापान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जापान का सबसे बड़ा, अमेरिका से भी बड़ा, है ना। 2024 में कुल व्यापार का $308 बिलियन रहा इनके बीच का, ठीक है। जापानी कंपनियों के लिए चीन बाजार अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। उद्योग श्रृंखला की बात की जाए तो जापान उच्च स्तरीय विनिर्माण, सटीक मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स में टॉप करता है। चीन बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता और लागत प्रभावशीलता देता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, यहाँ पे गुणवत्ता है, यहाँ पे
मजदूरी है, आपस में मिल गया तो एक अच्छा काम प्रोडक्ट हो गया। दोनों की आपूर्ति श्रृंखलाएं क्या है, गहराई से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करती हैं, ठीक है। संभावित नुकसान क्या है, जापानी पर्यटन उद्योग, चीन जापान में पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत है, तो निश्चित तौर पे जापान में पर्यटन प्रभावित हो सकता है। समुद्री उत्पाद प्रतिबंध से जापानी मछुआरे भी प्रभावित हो सकते हैं अगर चीन ने रोक दिया तो, क्योंकि अगर नेवल हिसाब से देखा जाए तो चीन अभी बहुत मजबूत है और जापान के साथ कुछ भी वो कर सकता है, कभी भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, भू राजनीतिक प्रभाव की बात की जाए तो क्षेत्रीय सुरक्षा क्या है, पूर्वी एशिया में शीत युद्ध जैसी स्थिति का खतरा हो सकता है। रूस अलग नाराज है, हालांकि पूर्वी एशिया का भाग नहीं है, लेकिन जापान जैसा शांति प्रिय देश अगर इस एंगर में आ जाएगा तो भाई हो सकता है शीत युद्ध, ठीक है। दक्षिण कोरिया फिलीपींस जैसे देशों पर दबाव बढ़ेगा कि वो भी अपना पक्ष चुने, किसी को चुनना होगा, ठीक है, या तो खली को चुनना होगा या बली को चुनना होगा। आसियान देशों के लिए संतुलन बनाना मुश्किल हो जाएगा, किधर जाया जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी तक जो आसियान है वो बहुत अच्छे से चीन जापान इन सबको बैलेंस किया हुआ है, लेकिन अब अगर ये चीजें से नहीं सुधरी तो चीजें खतरनाक हो सकती हैं। अमेरिका की भूमिका क्या है, अमेरिका जापान का संधि सहयोगी 1951 की सुरक्षा संधि से, दोनों मित्र देश हैं। ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति से अनिश्चितता है कि किधर पाला बदल ले, कल को कूद के अमेरिका चीन के पास चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, है ना। अमेरिकी चीन के बीच संभावित G2 समझौते से जापान की चिंता बढ़ गई है। इस G2 पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जरूर जाके देखना, ठीक है। सैन्य तैयारी की बात क्या है, चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति जो मैंने बताया कि सेंकाकू साइड भी कर दिया और साउथ चाइना सी में भी। जापान की रक्षा बजट में वृद्धि हुई है, तो जापान भी है कि हम भी हैं जोश में, है ना, बातें कर होश में, वो भी चीजें लग रही हैं। और क्षेत्र में सशस्त्रीकरण की होड़ चल रही है कि कौन और मजबूत कौन मजबूत, जबकि जापान इन सब रेस में अमूमन नहीं रहा करता था, तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक तो नहीं है। भारत के लिए निहितार्थ क्या है अगर देखा जाए तो भारत के लिए निहितार्थ क्या है, रणनीतिक निहितार्थ अगर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रणनीति, भारत स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक समर्थक है, भारत किसी देश के साथ नहीं जाता। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वाड की, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया की, तो जापान है ही उस पर, तो भारत को यहां पर भी देखना होगा क्या बैलेंस करे क्या नहीं करे। चीन की आक्रामकता भारत और जापान की चिंताओं को करीब लाती है, क्योंकि भारत भी चिंतित है, जापान भी चिंतित है, और दोनों का जो मित्र है अमेरिका वो कहीं पे नशे में कहीं पड़ा ही हुआ है, ठीक है। आर्थिक निहितार्थ क्या है, जापान और भारत में तीसरा सबसे बड़ा, भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है, पैसा लगाने वाला देश है, तो अगर वो दिक्कत में आएगा तो हम भी दिक्कत में ही आएंगे। बुलेट ट्रेन मेट्रो विनिर्माण में जापानी सहयोग हैविली है। आप कभी मेट्रो में जाइए, पूछिए, अगर आपको पता चलेगा कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जापान का। इनफैक्ट हमारी मेट्रो में, हमारी जो मेट्रोज बन रही है उसमें बड़ा भाग जापान का है ना। चीन पर निर्भरता कम करने में जापान मदद कर सकता है, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, वैसे वाली चीज़ हो सकती है ना, ये चीज़ें हैं, ठीक है। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं, कुछ इसके इनपुट्स हैं। जैसे मुझे लगता है कि मुख्य बिंदु क्या रहेंगे कि संयम, दोनों देशों को संयम से काम लेना होगा। आर्थिक अन्योन्याश्रिता, यानी कि 300 बिलियन का व्यापार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर ये व्यापार खत्म होगा तो दोनों को नुकसान होगा, है ना। अमेरिका की जिम्मेदारी क्या है कि संधि सहयोगी होने के नाते अमेरिका को संतुलित भूमिका निभानी होगी। कम से कम पुराने दोस्तों को तो याद कर लो यार, आज हो तुम साहिबे मसनद, कल को नहीं रहोगे, है ना। भारत के लिए अवसर क्या है कि जापान के साथ थोड़े संबंध गहरे कर ले, ठीक है, अरे ये तो खराब है ही, चीन इसको आउटसाइड करते हैं ना। और यथास्थिति बनाए रखना कि ताइवान मुद्दे पे किसी भी एक तरफा बयान से भारत को भी बचना होगा और बाकी देशों को बचना चाहिए, क्योंकि यार देखो चीन की जो नस है ना वो यहीं पे छुपी हुई है। चीन कल को इसी बात को लेकर उग्र हो गया तो एक युद्ध छिड़ सकता है पूर्वी एशिया में, जो भारत के लिए कम से कम बहुत अच्छे सिम्टम्स नहीं होंगे, अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। प्रतिज्ञा प्लस बैच है जो हमारा, मैं अक्सर बताता हूं कि हमारे प्रतिज्ञा बैच क्यों इतने स्पेशल हैं। इनकी बात कहते कहते मैं थकता नहीं, मेरा गला थक जाता है, पर मुझे लगता है कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि एक ऐसा बैच है कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक, बुक की बात करें, कोर्स की बात करें, आप 11,000 रुपये हर महीने पाते हैं। दिल्ली में रह के प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी, स्टडी IQ आपको कराता है। प्री से लेके इंटरव्यू तक आपको मेंटरशिप मिलती है, सीनियर IAS अधिकारी सेक्रेटरी लेवल के वो आपको 1-to-1 गाइड करते हैं। इससे बेटर क्या चाहिए, आपको बस क्या करना है, जुड़ जाना है। दिस इज द कोड विकास लाइव यू शुड यूज फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। हमारे इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों में है। आपको नीचे लिंक मिलेगी, इस लिंक से सीधे आप कोर्स पे चले जाइए, या हमारे ऐप या वेबसाइट के द्वारा भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी 2027 2028 दोनों के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। एक और चीज बताता चलूं कि जो हिंदी साहित्य का बैच है, जो नया बैच है, ये 10 दिसंबर को ये क्लोज हो रहा है। 10 दिसंबर को इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत से शुरू हुआ है। पद्मावत की कहानी क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके उसे देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कि दरअसल पद्मावत की कहानी क्या है, हीरामन, पद्मावत, रत्नसेन राजा की क्या कहानी है, उसको जरूर देख लीजिएगा। इस बैच से जुड़ने के लिए भी आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे, ऐप पे जाके ऑप्शनल में जाके हिंदी साहित्य को चूज कर सकते हैं, विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज द स्कैनर। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो ऑफिशियल विकास सर्च कर लें या स्कैन कर लें। आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहे तो स्कैन कर लिए, इट्स विकास लाइव कर ले, यहाँ पे मुलाकात होगी, बात होगी, और बताते जाइएगा कि ये जो चीन जापान युद्ध चल रहा है या जो टेंशन बढ़ रही है, इसके निहितार्थ आपको क्या लगते हैं, उत्तर देते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।